हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बात तो ये कि उस समय की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है टोटली अनुमान है। जब कभी कालांतर में इस लिपि को पढ़ा जाएगा तो हो सकता है हमारी सारी मान्यताएं गप साबित हों, ये भी संभव है। और जो स्वरूप हमने देखा उसका इतना बड़ा स्वरूप, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बावजूद इसके अभी हो सकता है हम उसका अंश मात्र ही खोज पाए हों, क्योंकि उत्खनन की एक सीमा होती है। उत्खनन की सीमा ये है कि जब हम वर्टिकल खनन या हॉरिजॉन्टल खनन करते हैं, उत्खनन वर्टिकल खनन में प्रॉब्लम ये है कि नीचे पानी है, जबकि पुरातत्वविदों का ये मानना है कि कुछ इतिहासकारों का भी तर्क है कि हड़प्पा सभ्यता जो कल्चर थी, नगर था जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, वो 7 बार नष्ट हुआ, 7 बार बसा, इसलिए वहाँ 7 लेयर्स हैं, जबकि हम लोग केवल 1 लेयर खोद पाए हैं। उसके नीचे पानी है, खुदाई हो नहीं सकती। हॉरिजॉन्टल उत्खनन इसलिए नहीं हो सकता कि कहीं बस्ती बसी हुई है, पूरे अनुमान है, पूरे साक्ष्य आपको दिख रहे हों कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जा सकते हैं, फिर भी हम लोग वहाँ उत्खनन नहीं कर सकते, क्योंकि एक मृत कल्चर को सर्च करने के लिए हम एक फली फूली हुई कल्चर को नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए उत्खनन की अपनी एक सीमाएं हैं, और लिपि को भी हम नहीं पढ़ सके, इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो सब अनुमान पे आधारित हैं, लेकिन उसी अनुमानों पे तो भी सवाल आना है तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग उपयुक्त 3-4 शीर्षक में बांट लेते हैं। इसका नामकरण है, भूमिका या इसका विस्तार कितना है, उत्पत्ति के संबंध में भी क्या व्यू है, कालक्रम क्या है इसका, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में, उनका उत्खनन किसने किया, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली, उस संदर्भ में थोड़ा जानना जरूरी है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन क्या उस समय का है, और अंत में पतन के कारण क्या क्या है। यद्यपि पतन के कारण में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, हमें उसमें भी नहीं उलझना है। सर्वमान्य मत क्या है उसको जान लेंगे कि बाढ़ के द्वारा नष्ट, सर्वमान्य मत यही है, लेकिन अपने अपने अलग अलग है, उलझना नहीं है, बल्कि हमको बस पढ़ लेना है। और जो सवाल आता है कि जो अर्नेस्ट मैके ने दिया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या अंत बाढ़ के द्वारा हुआ, वही मान लिया जाता है। हाँ, ये प्रमुख स्थल के संदर्भ में भी थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट नहीं है। सामान्यतः जो थोड़ा सा अनुभवी विद्यार्थी होता है वो समझ जाता है, नए नए विद्यार्थियों की बड़ी समस्या है, क्योंकि 1400 स्थल हैं और सारे स्थलों में बहुत कई सारी 10-10-20 चीज़ें मिली, 100-100, 50-50, तो सबको हमें याद करना जरूरी है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर क्या बिल्कुल छोड़ दें? ऐसा भी नहीं करना क्या है, इसमें से जो प्रमुख स्थल हैं, पहले तो उन स्थल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मुश्किल से 15-20 स्थल हैं और उनमें से 1 या 2 चीज़ प्रोमिनेंट है, बस वो याद करनी है। यानी यहाँ से आपको 15-20 फैक्ट याद रखने हैं, और उतने से मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे 80% आपका सवाल सही हो जाता है। तो अब इतना न्यूनतम रिस्क लेना चाहिए कि छात्रों के पास भी अपनी सीमाएं समय को लेकर के मल्टी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसे, तो इसको हम लोग बड़े आराम से देखेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नामकरण को लेकर के। इसके कई सारे नाम हैं और वो नाम क्यों हैं ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पहले तो हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सरस्वती या सिंधु सरस्वती, ऐसे भी सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है।
इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक, ये नामकरण इसके क्यों है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई, यद्यप इसमें 1826 में ध्यान आकर्षित किया कुछ पुरातत्वविदों ने, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। 1853 में जब रेलवे बिछाने के लिए कुछ वहाँ से ईंट गिट्टी इकट्ठी की गई, ये डलहौजी का कार्यकाल है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने रेलवे के एक्सपेंशन में व्यस्त थी, अपने व्यापार बढ़ाने में, उसने भी बहुत ध्यान नहीं दिया। अंततः 1921 में जब राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन हुआ, तब हम लोगों ने एक देखा कि एक बड़ी फली फूली और विकसित सभ्यता के अवशेष मिले, जिससे हमारा भारत का इतिहास 1000 साल पीछे चला जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पहले जब खोज नहीं हुई थी, यानी 1921 में इसको बारे में इंफॉर्मेशन मिली, 1921 तक हम लोगों का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता था, जहाँ से ऋग्वेद की रचना हुई। उससे कि पहले का मेरे पास कोई इतिहास नहीं था। हड़प्पा सभ्यता यानी 1921 से अब मेरा इतिहास चला गया 1000 साल पीछे, लगभग 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। ये जो कार्बन डेटिंग पे है, वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, लेकिन मोटा मोटा है इसी के आसपास, लेकिन जो कार्बन डेटिंग पे है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसके ये भिन्न भिन्न नाम क्यों हैं, चलिए इस पे देखते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, फर्स्ट साइट। पहला स्थल था हड़प्पा नगर, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। शुरुआत के जो स्थल थे अन्न, वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। जो बाद के स्थल हैं उनमें ज़्यादातर राजस्थान या में पाए गए, तो सरस्वती या आजकल इसे घग्गर नदी कहते हैं, इसके आसपास पाए गए, इसलिए सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा, 1947 तक हड़प्पा सभ्यता के केवल 40 स्थलों की खोज हुई थी, और आज 1400 से ज़्यादा स्थल हैं। ये जो शुरुआती 40 थे, ये मोस्टली सिंधु रिवर के आसपास थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन ये जो 1400 मिले हैं, इनमें से बहुत बड़ी संख्या राजस्थान में घग्गर सरस्वती की नदी जहाँ पे थी उसके आसपास है, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन क्या है? इस समय ये लोग कांसे के उपकरण, कांसे के औजार बनाने लग गए थे, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा कैसे बनता है? कांसे में कांसा तांबा और टिन से मिलाकर बनता है। अभी तक जो मानव है वो केवल तांबे का प्रयोग करता है। मानव द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला मेटल तांबा है, लेकिन इन लोगों ने इसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए, अपने हथियारों को मजबूत बनाने के लिए तांबे में टिन मिलाया और उससे एक नया धातु बनी जिसे कांसा कहा गया। ये ज़्यादा स्ट्रांग है, तांबे और टिन दोनों से। स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रांगनेस बढ़ाने के लिए कांस्ययुगीन सभ्यता कह दिया गया। प्रथम नगरीय क्रांति क्या है? आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से शहरीय नगरीय संस्कृति थी। नगर नियोजन इतना शानदार था कि आज की तारीख में भी आप ढूंढें तो बहुत कम बस्तियां हैं भारत में भी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट समकोण पर काटती हुई सड़कें, बड़े बड़े चौराहे, पूरी तरह से ढकी हुई नालियां, बास बेसिन का मिलना, व्यवस्थित
स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार, चार दीवारी नगर के आसपास। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि गेट बंद कॉलोनी, लखनऊ, चंडीगढ़, नोएडा, तो गेट बंद कॉलोनी टाइप इतनी उन्नत किस्म की थी, और इसलिए हम लोग इसको नगरीय संस्कृति भी या नगरीय सभ्यता भी कह देते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति भी है कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वैदिक काल में आते तो एकदम ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल का पूरा इतिहास ग्रामीण सभ्यता का है, तो ये नामकरण को लेकर के रहे। विस्तार की बात अगर आप करें, विस्तार की बात अगर आप करें तो कहा जाता है ये अपनी समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से कई गुनी ज़्यादा, दोनों को मिला दो तो 12 गुना हो जाए। अकेले मिस्र की सभ्यता से तो 20 गुना बड़ी थी। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। एक्चुअली इसका अगर थोड़ा सा हम लोग मैप का सहारा ले लें, मोटा, ये जम्मू कश्मीर में मांडा है, ये मेरठ के पास आलमगीरपुर है, और ये महाराष्ट्र में दैमाबाद है, दैमाबाद। और ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान में यह है सुतकागेंडोर, ये बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, सुतकागेंडोर। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगर आप क्षेत्रफल में देखें तो ये लगभग 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। बाद बाकी जो परिवर्ती स्थल मिले जैसे ददहेरी और, तो मिला के लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर आज है। लेकिन मोटा मोटा जो अभी साक्ष्य हैं, देखिए अब यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन सवाल बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थल मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे है। नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। आलमगीरपुर मेरठ में है, जो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। कई एंगल से सवाल आएगा, ध्यान देना। प्रवरा नदी गोदावरी की, और सुतकागेंडोर यहाँ पे दास्क नदी है, जो दास्क नदी, और ये बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाकिस्तान में 4 प्रांत है ना, तो ये किनारे वाला ये बलूचिस्तान हो गया, ये इस टाइप से थोड़ा सा 1 2 3 4, हाँ ये बलूचिस्तान है। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, और ये इसमें से एक पंजाब है और एक सिंध है। ये बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर में है। और हाँ, एक और सवाल आता है, हड़प्पा सभ्यता का जो शेप ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। ये आप देखिए, ये लगभग ये ट्रायंगुलर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है, और अपनी समकालीन सभ्यताओं से
कई गुनी बड़ी है। अकेले मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को जोड़ के ये 12 गुनी बड़ी है। मिस्र की सभ्यता से तो अकेले 20 गुनी बड़ी है। ठीक, तो ये विस्तार हो गया। उत्पत्ति में पढ़ना क्या है कि चूंकि विद्वानों में एक मत नहीं है, उस समय की लिपि हम पढ़ नहीं सके, तो कुछ विद्वानों ने माना है कि ये जो विदेशी लोग थे मेसोपोटामिया वगैरह इराक ईरान से आके यहाँ पे बसे। कुछ लोग मानते हैं नहीं, वो यहीं के लोग थे। ठीक, तो देसी और विदेशी विद्वानों में थोड़ा सा है अलग अलग। कालक्रम को आपने अभी पढ़ ही लिया है, अलग अलग है, लेकिन जो है कार्बन डेटिंग से 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। एक अलग वीडियो है, हम लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। सामाजिक स्थिति में है कि मातृ प्रधान सोसाइटी है, इनकी मातृ देवी की पूजा होती है, धार्मिक रूप से पशुपति की पूजा होती है, जिसे कालांतर में हमने शिव मान लिया है या शंकर भगवान के रूप में मानता है। आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर है। पतन के कारण बहुत सारे कारण है, लेकिन बाढ़ वाला रीजन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, जो दिया है अर्नेस्ट मैके ने। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा कि इसके अलग अलग नाम क्यों हैं, वो देखा, इसका विस्तार समझा, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है ये भी देखा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर तम बिंदु ये है नॉर्थ वाला, साउथ ईस्ट पॉइंट ये है, ईस्ट ये है, और सबसे पश्चिम का प्रांत बेस्ट पॉइंट ये सुतकागेंडेर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके बाद हम लोग इसके प्रमुख स्थलों पे बात करेंगे, बहुत सवाल आता है यहाँ से, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।